वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर गणितीय कथनों की जांच। तो चलिए एक्सरसाइज 3 के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुभुज के माध्यम से। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चतुर्भुज त्रिभुज के माध्यम से हम लोग देखे थे। अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एक्सरसाइज 3 के माध्यम से कि बहुभुज के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ये दोनों किस किस के बेस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे। ठीक है, तो बहुभुज के बेस पे है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा तो यहाँ पर दिया गया है ए बहुभुज दिया है, एन बहुभुज। एन बहुभुज जहाँ एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 के माध्यम से है। ठीक है, एन के बेसिस में हम लोग लेंगे तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर है कि अंतः कोणों का योग इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इस के बेस पे हम लोग जानते हैं चूंकि बहुभुज के अंतः चूंकि बहुभुज के अंतः कोणों का योग इक्वल टू होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस पे होता है। ठीक है, तो n बहुभुज के लिए हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 के बेसिस पे है जब बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस पे हो जाता है। तो इस बहुभुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं चूँकि n बहुभुज n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 के बेसिस पे है, चूँकि बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो त्रिभुज के बेस पे पहला देखते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, ये पहला त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं और आगे इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे और किसके किसके बेसिस पे हो जाएंगे। तो ये त्रिभुज के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो बहुभुज के बेस पे हमारे पास दिया गया है n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 के बेसिस पे, चूँकि बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। तो 3-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं चूँकि n बहुभुज n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 के बेसिस पे है, चूँकि बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, 3-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, 1 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों का त्रिभुज के बेस हो जाएगा। दूसरा चतुर्भुज के अंतः
कोणों का योग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर भी आता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4 - 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री। ये आप लोगों का 360 के बेस पे आ जाएगा। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं और चतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं और हम लोग पंचभुज के बेस पे देख सकते हैं। पंचभुज के अंतः कोणों का योग बराबर ये भी हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 18-54 के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों को 540 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन के आंसर के बेस पे हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिया है n बहुभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दिया है कि n बहुभुज n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 के बेस पे है। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे होता है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस पे होता है। तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। 4 - 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। 2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा इक्वल टू 360 के बेस हो जाएगा। पंचभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा और 5 - 2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा इक्वल टू 540 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्वेश्चन के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। जिस तरीके से त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते थे, एक त्रिभुज के बेस पे रहता था, एक आप लोग चतुर्भुज के बेस पे रहता था और एक आप लोगों के पंचभुज के बेस पे रहता था। ठीक है, ये आप लोगों का त्रिभुज, ये आप लोगों का चतुर्भुज, ये आप लोगों का पंचभुज होता है। ये त्रिभुज, चतुर्भुज, ये पंचभुज। ठीक है, इसको त्रिभुज के बेस पे देखते हैं, इसको चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं, इसको पंचभुज के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे देखते हैं तो त्रिभुज में हमारे पास 3 शीर्ष होते हैं और चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं। इसको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हम लोगों ने क्लियर किया है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि n बहुभुज जहाँ n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 और जिसकी सभी भुजाएं बराबर है कि अंतः कोणों का युग्म इस तरीके से होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। n इक्वल टू यहाँ पर 1, 2, 3 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को रख सकते हैं। तो 1 के माध्यम से रखेंगे तो क्या आएगा, 2 के माध्यम से रखेंगे तो क्या आएगा, 3 के माध्यम से रखेंगे तो क्या आ जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को रख सकते हैं। ठीक है, तो जो n का जो वैल्यू होता है वह 1 के बेस पे होना चाहिए, 1 के बेसिस पे होना चाहिए, 2 के बेसिस पे होना चाहिए और किसके बेसिस पे होना चाहिए, 3 के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, तो 3 के बेसिस पे हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 180 डिग्री के बेस पे ही हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को इस क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं तो जिसकी सभी भुजाएं अंतः कोणों के युग्म के बेस पे होता है। अगर हम लोग इस चीज़ को इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में करते हैं भाई, ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में करते हैं
जब हमारे पास n के बेसिस पे होता है, जैसे हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे होता है, अगर ये 1 के बेस पे होता है तो 1-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा इक्वल टू -1 इंटू 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा फर्स्ट कंटेंट। सेकेंड कंटेंट अगर 2 के बेसिस पे करते हैं हम लोग तो ये 2-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा इक्वल टू 0 के बेसिस हो जाएगा। थर्ड नंबर को करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3-2 इंटू 180 डिग्री, देन यहाँ पर ये 180 डिग्री के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का थर्ड नंबर का जो कि त्रिभुज के बेस पे होता है, ये आप लोगों का यूजफुल रहेगा। ठीक है, जो कि त्रिभुज के बेसिस में होता है, ये दोनों तो आप लोगों का यूजफुल नहीं होता, इस कारण से इन दोनों को लिखा नहीं जाता है भाई। ठीक है, तो जब भी त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं तो त्रिभुज के बेसिस पे होता है और आप लोगों का चतुर्भुज के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर 180 डिग्री के बेस पे आता है। चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं तो 360 के बेस पे आता है, इस चीज़ को निकाल सकते हैं। पंचभुज के बेस पे आप लोग निकाल सकते हैं, षडभुज के बेस पे निकाल सकते हैं, सप्तभुज के बेस पे निकाल सकते हैं, अष्टभुज के बेस पे निकाल सकते हैं। इसको 1 बाय 1 करके ये सारे चीज़ को भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं अंतः कोणों के युग्म के बेस पे। ठीक है, अंतः कोणों के युग्म के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, अंतः कोणों के युग्म के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस पे आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सिद्ध करते हैं तो 180 डिग्री n होता है और माइनस हो जाता है 182 जब कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। अब 360 के बेस पे हम लोग यहाँ से n को निकालते हैं भाई। यहाँ से अगर n को हम लोग निकालते हैं तो n बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 180 डिग्री बचेगा माइनस 360 के बारे में क्या बचेगा n बचेगा, ये बचेगा ना। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि n बहुभुज के बेस पे आप लोग पास क्या कंटेंट होगा और किसके अकॉर्डिंग होगा। इस चीज़ के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि n कंटेंट के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किस किस के माध्यम के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में रहेंगे, तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। तो दिया है n बहुभुज n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 के बेसिस पे है। जब बहुभुज के अंतः कोणों का युग्म आप लोग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे है, जहाँ पर त्रिभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे है, 3-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे है, 1 इंटू 180 डिग्री के बेस पे है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का युग्म n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे है तो 4-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, देन 2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, देन 360 के बेस पे हो जाएगा। पंचभुज के अंतः कोणों का युग्म n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, देन 540 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो बहुभुज के बेस पे हम लोग देखते हैं तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी वाली बंधाकृति आप लोगों की क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। आप लोग की बहुभुज के अंतर्गत में आती है भाई कि बहुभुज के बेसिस पे जब हम लोग इस सारे चीज़ को देखते हैं तो बहुभुज के अंतराल में हमारे पास ये सारे कंटेंट के अनुसार से आते हैं कि बहुभुज के बेसिस पे जब ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो बहुभुज की क्या होती है, बेसिस पे होती है। तो जब भी बहुभुज के बेस पे देखते हैं तो 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोग की बहुभुज कहलाती है, जिसके अंतर्गत पहला हम लोगों के पास जो शुरुआत होती है वह 3 त्रिभुज से स्टार्ट होती है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएँ होती है। ठीक है, जिसको त्रिभुज बोलते हैं, और जिसकी 4 भुजाएँ होती है उसको चतुर्भुज बोलते हैं, जिसकी 5 भुजाएँ होती है उसको पंचभुज, जिसकी 6 भुजाएँ होती है उसको षडभुज, जिसकी 7 भुजाएँ होती है उसको सप्तभुज, अष्टभुज, इस तरीके से कंटिन्यू बढ़ते जाता है। तो पहला क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास एक ही चीज़ दिया गया था कि सिद्ध करें कि n बहुभुज जहाँ पर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 और जिसकी सभी भुजाएँ बराबर हैं के अंतः कोणों का योग n इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 बाय n इक्वल टू के बेस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि दिया है n बहुभुज n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3, बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। तो त्रिभुज के
अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, तो 3-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, तो 1 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। चतुर्भुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वह n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, तो 4-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, देन 360 के बेस हो जाएगा। पंचभुज के अंतः कोणों का योग आप लोगों का n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस होता है, तो 5-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, देन 3 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि दिया है n बहुभुज n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 के बेस पे, चूँकि बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, तो 3-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, और 1 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, 4-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, देन 360 हो जाएगा। पंचभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, देन 5-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, तो 3 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, देन 540 के बेस पे हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस क्वेश्चन के लिए रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे, ये सारे आप लोगों के इसी क्वेश्चन के अंतराल में आते जाएंगे भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। ठीक है, तो जब भी बहुभुज की बात होती है तो वहाँ पर त्रिभुज भी आएगा, चतुर्भुज भी आएगा, पंचभुज भी आएगा, षडभुज भी आएगा, सप्तभुज भी आएगा, अष्टभुज भी आएगा, इस तरीके से बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो n बहुभुज के लिए देखते हैं, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 के बेसिस पे देखते हैं। जब बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे जो होता है, जब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे होता है, तो 3-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, 1 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, तो 4-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, इक्वल टू 360 हो जाएगा। पंचभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, 5-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, देन 3 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, इक्वल टू 540 के बेस हो जाएगा। तो अंतः कोणों का युग्म के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा, देन 180 n माइनस यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री का n के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 180 n हो जाएगा, माइनस 180 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, तो 360 डिग्री के बेस हो जाएगा, और n यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 180 माइनस 360 बाय n में हो जाएगा, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे जब भी देखते हैं, चाहे वह चतुर्भुज के बेस पे हो, चाहे वह त्रिभुज के बेस पे हो, चाहे वह पंचभुज के बेस पे हो, चाहे वह षडभुज के बेस पे हो, चाहे वह सप्तभुज के बेस पे हो, आप लोग n भुजाओं के बेस पे आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+1 है, सिद्ध करें कि उस श्रेणी के p पदों का योग 3p² + 4p के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से समांतर श्रेणी का हमारे पास जो सूत्र के माध्यम से होता है भाई, देखिए समांतर श्रेणी के लिए जब भी हम लोग सूत्र के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास यही होता है। समांतर श्रेणी के लिए जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, देखिए इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जब हम लोग समांतर श्रेणी के बेस पे देखते हैं, तो समांतर श्रेणी के बेस पे देखते हैं, फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते हैं। देखिए जब भी हम लोग समांतर श्रेणी के बेस पे देखते हैं, 4th चैप्टर में आप लोग इस चीज़ को पढ़े भी हैं, समांतर श्रेणी के बेस पे। ठीक है, समांतर श्रेणी के बेस पे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के बेस पे क्या होता है कि ऐसा श्रेणी जो आने वाले पद तथा उसके आने वाले पद के बीच में बराबर का अंतर होता है। उसके आने वाले पद के बीच संबंध बराबर का होता है, ये आप लोगों का समांतर श्रेणी के बेसिस पे हो जाता है। ये किसके बेसिस पे हो जाता है, आप लोगों का समांतर श्रेणी के बेसिस पे हो जाता है। अब जब भी समांतर श्रेणी के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई,
जब भी हम लोग समांतर श्रेणी के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, समांतर श्रेणी के लिए देखते हैं। तो समांतर श्रेणी के बेस पे हमारे पास ये जो पहला जो आप लोगों को श्रेणी के बेस पे आता है, श्रेणी के बेस पे आता है, ठीक है। तो श्रेणी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो श्रेणी के बेस पे हमारे पास इस तरीके से आता है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से श्रेणी को हम लोग लिखते हैं। श्रेणी का व्यापक रूप में हम लोग A1 इक्वल टू A प्लस डी, फिर A2 हो जाता है A प्लस 2D, A3 A प्लस 4D, A प्लस 5D के बेस पे ये इस तरीके से क्या होते जाता है, ये आप लोगों का बढ़ते जाता है भाई, ठीक है। ये आप लोगों का पदों के हिसाब से आप लोग बढ़ते जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 1 प्लस 2 है, मान लेते हैं कि 1 है, ये 1 प्लस 2 है इंटू 2 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 5 इंटू 2 के बेस हो जाएगा। मतलब ये 3, ये 5, ये 3 2 6 7, 4 2 9, 5 2 10 11, देखिए इस तरीके से ये बढ़ते जाता है। इसको हम लोग श्रेणी के माध्यम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके माध्यम से जानते हैं भाई, श्रेणी के माध्यम से जानते हैं। तो श्रेणी के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि श्रेणी को व्यापक रूप में किस तरीके से किया जाता है, और उसको A1 के बेस पे हम लोग किस तरीके से करते हैं, और A2 के बेस पे किस तरीके से करते हैं, A3 के बेस पे किस तरीके से करते हैं, A4 के बेस पे किस तरीके से करते हैं, 5 के बेस पे किस तरीके से करते हैं, A प्लस डी के बेस पे हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, A प्लस 2D के बेस पे कैसे करेंगे, A प्लस 3D के माध्यम से, A प्लस 4D के माध्यम से, A प्लस 5D के माध्यम से हम लोग इसको किस किस के बेस पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 2 के माध्यम से हम लोगों का 3 आ गया, 1 प्लस 2 इंटू 2 के माध्यम से 5 आ गया, 1 प्लस 3 इंटू 2 के माध्यम से 7 आ गया, 1 प्लस 4 इंटू 2 के माध्यम से 9 आ गया, 1 प्लस 5 इंटू 2 के माध्यम से 11 के बेसिस पे आ गया, ठीक है। तो ये 11 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर श्रेणी में आप लोगों का दो चीज़ों की जानकारी बहुत ही जरूरी होती है, जिसमें प्रथम पद और सर्वांतर, ठीक है। प्रथम पद को A के माध्यम से जानते हैं, सर्वांतर को हम लोग D के माध्यम से जानते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की जानकारी भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आप लोगों का, और जो आप लोग 4th चैप्टर में भी इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, फिर भी उसको रिपीट मोड में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को अत्यधिक अच्छे तरीके से जानना, उसके गहराई में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। क्लियर। तो यहाँ पर श्रेणी के व्यापक रूप के रूप में हम लोग इस चीज़ को देख लिया कि A1 के बेस पे A प्लस डी, A2 के बेस पे A प्लस 2D, A3 के बेस पे A प्लस 3D, A4 के बेस पे A प्लस 4D, A5 के बेस पे A प्लस 5D, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, और 1 प्लस 2 इंटू 2 के बेस पे 5, 1 प्लस 3 इंटू 2 के बेस पे 7, और 1 प्लस 4 इंटू 2 के बेस पे 9, 1 प्लस 5 इंटू 2 के बेस पे 11 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह श्रेणी को व्यापक रूप में हो, चाहे वह श्रेणी के आप लोगों के प्रथम पद के रूप में हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रथम पद के रूप में देख सकते हैं भाई, और सर्वांतर के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद के रूप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, फिर हम लोग इसको सर्वांतर के रूप में देखेंगे, ठीक। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग प्रथम पद के रूप में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रथम पद है, मान लेते हैं A का मान कितना है, प्रथम पद A इक्वल टू होता है 2, इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलते हैं, ये वाले को प्रथम पद बोलते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास जो सर्वांतर होते हैं D, ठीक है। सर्वांतर क्या होता है D, इस चीज़ के बारे में आप लोगों की जानकारी एकत्रित करनी होती है। तो यहाँ पर सर्वांतर D, जिसको क्या बोला जाता है, A2 माइनस A1, मतलब द्वितीय पद में प्रथम पद को हटाया जाता है, या तृतीय पद में द्वितीय पद को हटाओ, बाद वाली संख्या पहले द्वितीय पद में प्रथम पद, इस तरीके से आप लोगों के पास घटाया जाता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, श्रेणी के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि प्रथम पद के बेस पे क्या हो जाएगा, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो
प्रथम पद ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। सर्वांतर डी के बेस पे देखेंगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। और द्वितीय पद माइनस क्या हो जाएगा, प्रथम पद के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो जब भी प्रथम पद के एक रोडिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो A इक्वल टू 2 के बेसिस पे हो जाएगा। सर्वांतर D इक्वल टू A2 माइनस A1 के बेस हो जाएगा। और द्वितीय पद के माध्यम से देखेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद के एक रोडिंग में आ जाएगा। क्योंकि जब भी श्रेणी की बात करते हैं तो हमारे पास श्रेणी के माध्यम से भी आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन को निकालना भी बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास ये सारे चीज़ आएंगे जो कि 1 बाय 1 के बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे। तो श्रेणी का व्यापक रूप के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, चाहे कि A1 के बेस पे हो, चाहे A2 के बेस पे हो, चाहे A3 के बेस पे हो, चाहे A4 के बेस पे हो, चाहे A5 के बेस पे हो। प्रथम पद A के बेस पे देखते हैं, सर्वांतर D के बेस पे देखते हैं। यहाँ पर द्वितीय पद में प्रथम पद को आप लोग घटा सकते हैं, या चाहोगे तो आप लोग बाद वाली संख्या में भी घटा सकते हैं। जैसे कि तृतीय पद में आप द्वितीय पद को भी घटा सकते हैं ऐसा, या फिर आप लोग चतुर्थ पद में ऐसा भी लिख सकते हैं। चतुर्थ पद में आप इसका तृतीय पद को भी आप लोग इस तरीके से घटा सकते हैं। आप लोगों को वैल्यू उसी के सेम अकॉर्डिंग के बेस पे आएगा, उसी के बेस पे हमारे पास आएगा ये। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो प्रथम पद A इक्वल टू 2 के बेस पे रहेगा, सर्वांतर D इक्वल टू A2 माइनस A1 के बेस पे रहेगा। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद के बेस पे हम लोगों का रहेगा, या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद के बेस पे रहेगा। मतलब आप लोगों को बाद वाले में पहले वाले को घटाना है, पहले वाले में बाद वाले को नहीं घटाना है। ठीक है, ये नहीं कि A1 माइनस A2 ऐसा आपको नहीं करना है भाई। ठीक है, A2 माइनस A1 कीजिए, या A3 माइनस A2 कीजिए, या A4 माइनस A3 कीजिए, ये चलेगा बट ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किसके माध्यम से जान रहे हैं, श्रेणी के माध्यम से जान रहे हैं भाई। इस चीज़ को हम लोग किसके माध्यम से जान रहे हैं, श्रेणी के माध्यम से जान रहे हैं। ये आप लोगों के श्रेणी के अकॉर्डिंग में आ रहा है। किसके अकॉर्डिंग में आ रहा है भाई, ये आप लोगों के श्रेणी के अकॉर्डिंग में आया है। तो जब भी आप लोग श्रेणी की बात करेंगे तो श्रेणी के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो श्रेणी के बेसिस पे जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा भाई, तो श्रेणी के बेसिस पे जब भी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा तो आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि श्रेणी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व करके देख लेते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किसके बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि 2 के बेस पे क्या होता है, 4 के बेस पे क्या होता है, 6 के बेस पे क्या होता है, 8 के बेस पे क्या होता है, 10 के बेसिस पे क्या होता है। तो श्रेणी को व्यापक रूप में जानने के लिए हम लोग A1 इक्वल टू A प्लस डी के माध्यम से देखते हैं, जिसको 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाता है। A2 के माध्यम से देखते हैं, जिसको A प्लस 2D 1 प्लस 2 इंटू 2 के बेस पे होता है, जो कि 5 के बेस पे हो जाएगा। A3 के माध्यम से जानते हैं तो सर्वांतर D के बेस पे हो जाएगा आप लोग का। ये प्रथम पद A के बेस पे आप लोग के हो जाएगा। अब श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद होता है भाई, श्रेणी का nवां पद होता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ये सूत्र होता है, इसको हम लोग श्रेणी का nवां पद बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी का nवां पद बोलते हैं। ठीक है, जहाँ nवां पद हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या, और एक क्या हो जाएगा, प्रथम पद, डी सर्वांतर हो जाएगा। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10
श्रेणी को व्यापक रूप में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। A1 इक्वल टू ए प्लस डी, A2 इक्वल टू ए प्लस टू डी, A3 इक्वल टू ए प्लस थ्री डी, A4 इक्वल टू ए प्लस फोर डी, A5 इक्वल टू ए प्लस फाइव डी। तो 1 + 2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 + 2 × 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा, 1 + 3 × 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा, 1 + 4 × 2 इक्वल टू 9 हो जाएगा, 1 + 5 × 2 11 के बेस से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। प्रथम पद A इक्वल टू 2, सर्वांतर D इक्वल टू A2 - A1, जहाँ पर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद के बेस से होता है, या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद के बेस पे होता है, ये चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद के बेस पे होता है। तो श्रेणी का nवां पद के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। Tn इक्वल टू A + n - 1 D के बेस पे हो जाएगा, जहाँ Tn इक्वल टू nवां पद के माध्यम से देख सकते हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा पदों की संख्या, A इक्वल टू प्रथम पद और D इक्वल टू सर्वांतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या में n के बेस पे ले सकते हैं, और A इक्वल टू प्रथम पद के बेस पे ले सकते हैं, D इक्वल टू सर्वांतर के बेस पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई, जो कि प्रथम पद A इक्वल टू के बेस पे आ जाएगा, सर्वांतर D के बेस पे आ जाएगा, और श्रेणी का nवां पद के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग श्रेणी को लेकर के सॉल्व करेंगे तो श्रेणी के माध्यम से आप लोग के पास यही चीज़ आ जाएगा, जो कि A1 इक्वल टू A + D, A2 इक्वल टू A + 2D, A3 इक्वल टू A + 3D, A4 इक्वल टू A + 4D, A5 इक्वल टू A + 5D के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। Tn इक्वल टू A + n - 1D हो जाएगा, Tn इक्वल टू nवां पद हो जाएगा, n इक्वल टू पदों की संख्या हो जाएगा, A इक्वल टू प्रथम पद हो जाएगा, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्वांतर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा कि समांतर श्रेणी के अनुसार हमारे पास जो चीज़ है वो प्रथम पद से रिलेटेड है कि सर्वांतर से रिलेटेड है कि दोनों के अटैचमेंट से बना है। ठीक है, ये सारे चीज़ भी हो जाएंगे। तो जब इस श्रेणी के माध्यम से रहेगा तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। श्रेणी का nवां पद हो जाएगा, श्रेणी का योगफल का सूत्र होता है n/2 A + L होता है। ठीक है, और अंतिम पद Tn इक्वल टू L भी होता है, जो कि A + n - 1 D के बेसिस पे ही होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों का इसी कंटेंट के अनुसार होता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग प्रथम पद A के बेस पे देखेंगे तो प्रथम पद रहेगा, सर्वांतर के बेस पे देखेंगे तो D आ जाएगा, श्रेणी का nवां पद के बेस पे देखेंगे तो Tn आ जाएगा, जो कि A + n - 1 D के बेस हो जाएगा। Tn इक्वल टू nवां पद हो जाएगा, n इक्वल टू पदों की संख्या, A इक्वल टू प्रथम पद, D इक्वल टू सर्वांतर, श्रेणी का योगफल n/2 A + L, अंतिम पद Tn इक्वल टू L, और जिसका सूत्र होता है A + n - 1 D के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग A + n - 1 D के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे या किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कि श्रेणी के योगफल के बेस पे हो या चाहे श्रेणी का अंतिम पद के बेस पे श्रेणी के योगफल के माध्यम से हो। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को श्रेणी के nवां पद के माध्यम से जब भी ज्ञात करना रहेगा तो Tn इक्वल टू A + n - 1 D के बेस पे रहेगा, जहाँ पर Tn इक्वल टू nवां पद और n पदों की संख्या होती है, A प्रथम पद होता है, D आप लोगों का सर्वांतर होता है। तो श्रेणी का व्यापक रूप को आप लोगों की इस तरीके से लिखा जाता है, इसको आप लोग यहाँ से जान सकते हैं, A1 के हिसाब से, A2 के हिसाब से, A3 के हिसाब से, A4 के हिसाब से और A5 के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद A के बेस पे है, ये सर्वांतर D के बेस पे है, श्रेणी का nवां पद के बेस पे है, तृतीय पद में द्वितीय पद को किस तरीके से हटाएंगे, सर्वांतर मिलेगा, चतुर्थ में तृतीय को, द्वितीय में प्रथम को हटाएंगे। तो ठीक है, श्रेणी का योगफल के बेस पे देखेंगे तो n/2 A + L के माध्यम से देखेंगे, जहाँ पर अंतिम पद Tn इक्वल टू L इक्वल टू हो जाएगा A + n - 1 D के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी इस चीज़ को देखेंगे तो श्रेणी के व्यापक रूप के बेस पे हो जाएगा, और श्रेणी का nवां पद के बेस पे हो जाएगा, श्रेणी का योगफल n/2 A + L के बेस पे हो जाएगा,
अंतिम पद टी एन इक्वल टू एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो श्रेणी को व्यापक रूप ए वन इक्वल टू ए प्लस डी और 1 + 2 = 3 हो जाएगा, ए टू इक्वल टू ए प्लस 2d, 1 + 2 × 2 5 के बेस हो जाएगा, ए थ्री इक्वल टू ए प्लस 3d, 1 + 3 × 2 3 2 = 6 7 के बेस हो जाएगा, ए प्लस 4d, 1 + 4 × 2 के बेस पे 9 के बेस हो जाएगा, ए प्लस 5d, 1 + 5 × 2 के बेस हो जाएगा, जो कि 11 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में आते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग ये सारी चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी समानता श्रेणी से रिलेटेड रहेगा, इस समानता श्रेणी के बेस पे, तो हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास जब भी कोई पद निकालना रहेगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक श्रेणी के माध्यम से है, हमारे पास एक श्रेणी इस तरीके से दिया गया है, श्रेणी इस तरीके से दिया गया है, 7 दिया गया है, ठीक है, 9 दिया गया है, 11 दिया गया है, 13 दिया गया है और इस तरीके से दिया गया है। इसका 40वां पद याद कीजिए, इसके माध्यम से दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से देखिए, फिर उस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एग्जांपल के एक एग्जांपल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, एग्जांपल के बेस पे है आप लोगों के पास, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, दिया है दिया है प्रथम पद a = 7, सर्वांतर d इक्वल टू क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, a1 के बेस पे है तो a2 माइनस a1 के बेस पे हो जाएगा, 9 - 7 = 2 हो जाएगा। यहाँ से d का वैल्यू 2 हो जाएगा, a का वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है पदों की संख्या, पदों की संख्या n = 40 है। तो चूँकि Tn इक्वल टू होता है a + n - 1d, ये आप लोगों का फार्मूला होता है, ठीक है, आप लोगों को ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो श्रेणी के बेस से हमारे पास ये चीज़ दिए गए 7 9 11 13 के बेस पे, इसका 40वां पद याद कीजिए, 7 9 11 13, तो इसका कौन सा पद याद करना है, 40वां पद ज्ञात करना है भाई। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है भाई, 40वां पद ज्ञात करना है। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, तो इसका 40वां पद याद करना है। तो 7 के बेस पे है, एक 9 के बेस पे है, एक 11 के बेस पे, एक 13 के बेस पे, डैश डैश डैश, इसका 40वां पद ज्ञात करना है हमको। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है भाई, इसका 40वां पद ज्ञात करना है। तो एक 7 के बेसिस पे, एक 9 के बेसिस में, एक 11 के बेसिस में, एक 13 के बेसिस में है, और इसका हम लोगों को 40वां पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद a = 7 हो जाएगा, सर्वांतर d = द्वितीय पद माइनस प्रथम पद के बेस हो जाएगा, तो a2 - a1 हो जाएगा, 9 - 7, तो d का वैल्यू 2 के बेसिस हो जाएगा। d का वैल्यू किसके बेसिस हो जाएगा, 2 के बेसिस हो जाएगा। पदों की संख्या n = हमारे पास हो जाएगा, n = हमारे पास 40 के बेसिस पे हो जाएगा। किसके बेसिस हो जाएगा भाई, ये आप लोगों को 40 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 40 के बेसिस पे किस तरीके से होगा, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किस क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं,
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग आगे एक चीज़ को हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके सॉल्व करते चलते हैं। तो इस श्रेणी में हमारे पास 7 के बेस पे है, 9 के बेस पे है, 11 के बेस पे है, 13 के बेस पे है, और इसका हम लोगों को 40वां पद ज्ञात करना है भाई। इसका हम लोगों को क्या कौन सा पद ज्ञात करना है? 40वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र के माध्यम से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। प्रथम पद a इक्वल टू 7, सर्वांतर d इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब a2 माइनस a1 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 7, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2, पदों की संख्या n इक्वल टू हो जाएगा 40, Tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। प्रथम पद a इक्वल टू 7, सर्वांतर d इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद हो जाएगा a2 माइनस a1 9 माइनस 7, जहाँ पर d इक्वल टू 2, पदों की संख्या n इक्वल टू 40 और Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी के बेस हो जाएगा। तो 7, 9, 11, 13 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इसका 40वां पद ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद a इक्वल टू 7, सर्वांतर d इक्वल टू देखते हैं, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद हो जाएगा, तो a2 माइनस a1 के बेस हो जाएगा इक्वल टू 9 माइनस 7, d इक्वल टू 2 के बेस हो जाएगा, पदों की संख्या n इक्वल टू 40 के बेस हो जाएगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि प्रथम पद के अकॉर्डिंग में क्या आता है, द्वितीय पद के अकॉर्डिंग में क्या आता है, तृतीय पद के अकॉर्डिंग में क्या आता है, चतुर्थ पद के अकॉर्डिंग में क्या आता है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं। तो श्रेणी में हमारे पास 7 के बेस पे दिया गया है, 9 के बेस पे दिया गया है, 11 के बेस पे दिया गया है, 13 के बेस पे दिया गया है। इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए बोल के दिया गया है। ठीक है, तो प्रथम पद a इक्वल टू 7 के बेसिस पे है, सर्वांतर d इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद के बेस पे है, जहाँ पर a2 माइनस a1 हो जाएगा इक्वल टू 9 माइनस 7 के बेस हो जाएगा, d इक्वल टू 2 हो जाएगा, जहाँ पर पदों की संख्या n इक्वल टू 40 के बेस हो जाएगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो जब भी आप लोगों को त्रिभुज से रिलेटेड, जैसे कि बहुभुज के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को पढ़ते थे पहला क्वेश्चन के अंतर्गत, कि बहुभुज के अंतराल में कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंधाकृति बहुभुज कराते हैं, जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में जाने थे और चतुर्भुज के बारे में जाने थे, पंचभुज के बारे में जाने थे, षटभुज के बारे में जाने थे, सप्तभुज के बारे में जाने थे। तो उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि 7, 9, 11, 13 के बेस पे इसका 40वां पद ज्ञात करना है भाई। इसका हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, इसका हमको 40वां पद याद करना है। तो इसका जब भी हम लोग 40वां पद याद करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो प्रथम पद a के अनुसार इस चीज़ को देखेंगे तो 7 आ जाएगा, सर्वांतर d के अनुसार देखेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद a2 माइनस a1 के बेसिस पे हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन की तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पास ये पहला क्वेश्चन के बेस पे रहेगा और एक आप लोग के द्वितीय क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो प्रथम पद a इक्वल टू 7, सर्वांतर d इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद a2 माइनस a1 9 माइनस 7 के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को देखते जाइएगा कि दोनों किस किस के अकॉर्डिंग में होते जा रहा है और किस किस के बेसिस में भी होते जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किस किस के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके
बेसिस में रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास आएंगे, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे कि किसके बेसिस पे रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी जानना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे। तो 7, 9, 11, 13 का 40वां पद याद कीजिए। अब यहाँ पर चूंकि nवां पद के माध्यम से इसलिए यहाँ पर हो जाएगा t 40 हो जाएगा इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया गया 7 प्लस n 40 है, d का वैल्यू कितना निकालें यहाँ से 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 प्लस 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा 39 इंटू हो जाएगा 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 प्लस 39 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 प्लस 1 7 78 और 7 जोड़ दो भाई, इसमें 78 में 7 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 85 आ जाएगा। तो इसका 40वां पद कितना हो जाएगा भाई 85 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर रहेगा, ठीक है। जब आपके पास श्रेणी के बेस पे ये चीज़ दिया गया है कि 7, 9, 11, 13 का 40वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर प्रथम पद a इक्वल टू 7, सर्वांतर d इक्वल टू हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, जहाँ पर a2 माइनस a1 9 माइनस 7 d इक्वल टू 2 हो जाएगा। पदों की संख्या n इक्वल टू 40 के बेस हो जाएगा, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d के बेस हो जाएगा, t 40 इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 2 के बेस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 39 इंटू 2 के बेस हो जाएगा, 7 प्लस 39 टू जो 78 के बेस हो जाएगा, t 40 इक्वल टू 85 के बेस पे आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। तो जब भी श्रेणी के माध्यम से रहेगा तो श्रेणी के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि श्रेणी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये किसके अनुसार आएगा, किसके बेसिस पे आएगा। अगर आपके पास एक और क्वेश्चन के माध्यम से है, मान लेते हैं ये विषम संख्या के बेस पे है, एक और मान लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन के बेस पे आप लोग सम संख्या के माध्यम से है। अगर यहाँ से आप लोग पास इस तरीके से है श्रेणी के बेस पे, श्रेणी 5, 10, 15, 20 का 75वां पद ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इसका 75वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र है हमारे पास, क्योंकि अगर हम लोग बार बार तो जोड़ नहीं सकते हैं भाई कि इसका आगे क्या होगा, इस कारण इसका एक सूत्र के माध्यम से है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं भाई, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग इस पेन से सॉल्व कर लेते हैं, वाइट पेन से, ठीक है। चलिए दिया है हमारे पास, क्या दिया है, प्रथम पद a इक्वल टू कितना दिया गया है 5 है ना, 10 लिख देता, 5 है यहाँ से, a इक्वल टू 5 दिया गया है। सर्वांतर के बेस से हम लोग देखते हैं सर्वांतर जिसको d बोलते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, द्वितीय पद कितना है 10 है, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ गया, सर्वांतर d का वैल्यू आ गया यहाँ से 5, d का वैल्यू भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस श्रेणी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, 7 के बेस पे क्या आएगा, 9 के बेस पे क्या आएगा, 11 के बेस पे क्या आएगा, 13 के बेस पे क्या आएगा। इसका जब भी 40वां पद ज्ञात करना रहता है तो प्रथम पद a के बेस पे हम लोग देखते हैं तो 7 आता है, सर्वांतर d के बेस पे देखते हैं तो द्वितीय पद में प्रथम पद को हटाते हैं, a2 माइनस a1 आता है तो 9 माइनस 7, तो d इक्वल टू 2 के बेस हो जाएगा। पदों की संख्या n इक्वल टू 40 के बेस पे आ जाएगा। सूत्र होता है चूँकि tn के बेस पे हमारे पास सूत्र होता है, चूँकि tn इक्वल टू हमारे पास होता है a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 और यहाँ से d के माध्यम से होता है, ये हमारे पास सूत्र के माध्यम से होता है भाई, ठीक है।
तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग रखें तो T40 7 + 40 - 1 इंटू 2 के माध्यम से तो 7 + 39 इंटू 2 के माध्यम से तो 7 + 78 तो T40 = 85 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो श्रेणी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 5 के बेस पे हो जाएगा, 10 के बेस हो जाएगा, 15 के बेस हो जाएगा, 20 के बेस हो जाएगा। इसका 75वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका 75वां पद हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 15 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो 75वां पद ज्ञात करेंगे। तो दिया है पहला प्रथम पद A = 5 सर्वांतर D = हो जाएगा हमारे पास द्वितीय पद के माइनस प्रथम पद के माध्यम से देखेंगे सर्वांतर D = 5 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा इस चीज़ को देखेंगे तो 10 - 5 = 5 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो पहला श्रेणी के माध्यम से देखते हैं तो 5 के माध्यम से हो जाएगा, एक 10 के माध्यम से हो जाएगा, एक 15 के माध्यम से हो जाएगा, एक 20 के माध्यम से हो जाएगा। डैश 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 करेंगे तो 75 के बेस पे हो जाएगा, मतलब 75वां पद के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो n का मध्य हम पदों की संख्या लिखते हैं। यहाँ से हम लोग पदों की संख्या n, पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा 75। ठीक है, पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो पदों की संख्या n बराबर 75 हो जाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि n पदों का, चूँकि हम जानते हैं कि nवां पद इक्वल टू यहाँ से होता है हमारे पास Tn = A प्लस ब्रैकेट n - 1D ये होता है। तो इसमें हम लोग रखते हैं, चूँकि n का वैल्यू कितना है 75 है। n का वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है 75 के माध्यम से दिया गया है। n का वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है 75 के माध्यम से दिया गया है। तो इस चीज़ को हम लोग 75 के माध्यम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई कि 75 के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। तो जब भी प्रथम पद के लिए देखते हैं तो A का वैल्यू आता है 5, सर्वांतर D का वैल्यू आता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 10 - 5 = 5, पदों की संख्या n = 75। चूँकि हम जानते हैं कि nवां पद का सूत्र होता है Tn = A + n - 1 D के बेस पे होता है। तो प्रथम पद के अनुसार से जानते हैं प्रथम पद को A से दर्शाया जाता है, सर्वांतर को D से दर्शाया जाता है और इसको व्यापक पद में लिखा जाता है। तो A1 = A + D होता है, A2 = A + 2D होता है, A3 = A + 3D होता है, A4 = A + 4D होता है, A5 = A+ के बेस पे होता है। ठीक है, तो A + D A + 2D होता है, A + D A + 2D होता है, A + 3D होता है, A + 4D होता है, A + 5D होता है, A + 6D होता है, A + 7D होता है, A + 8D होता है। इस तरीके से बढ़ते चले जाता है। तो श्रेणी के माध्यम से पहला 7 9 11 13 के 40वां पद ज्ञात किए। तो 40वां पद में कितना आ गया 85 आ गया, मतलब 85 के बेस पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये दिए गए 5 10 15 20 के बेस पे दिए गए डैश डैश डैश। इसका 75वां पद ज्ञात कीजिए। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है हम लोगों को 75वां पद ज्ञात करना है। तो 75वां पद ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रथम पद A = 5, सर्वांतर D = द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 10 - 5 = 5 हो जाएगा, सर्वांतर D = 5 के बेस पे हो जाएगा। पदों की संख्या n = 75 हो जाएगा 75, चूँकि हम जानते हैं कि nवां पद Tn = A + n - 1D होता है और Tn पदों का योगफल के माध्यम से जब भी हम लोग देखते हैं तो n/2 A + L के माध्यम से होता है, जहाँ पर A प्रथम पद L क्या होता है अंतिम पद होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो प्रथम पद A = 5, सर्वांतर D = हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 10 - 5 = 5 के बेस हो जाएगा, सर्वांतर D = 5, पदों की संख्या n = 75। चूँकि हम जानते हैं कि nवां पद Tn = A + n - 1D के बेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं T 75 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर A का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 प्लस n का वैल्यू है 75 - 1 D का वैल्यू कितना है 5। चलिए अब आगे इस चीज़ को देखते हैं T75 = 5 हो जाएगा प्लस 75 75 - 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यह हो जाएगा 74 इंटू हो जाएगा 5। अब आगे इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा T75 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 5 4 = 20 5 4 = 20
5 7 जा 35 प्लस 2 हो जाएगा 37। इस चीज़ को लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा T75 इक्वल टू 375। ये आप लोगों का आंसर रहेगा। क्लियर। तो श्रेणी में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, श्रेणी के माध्यम से 5 के बेस पे देख सकते हैं, 10 के बेस पे देख सकते हैं, 15 के बेस पे देख सकते हैं, 20 के बेस पे देख सकते हैं, डेस 75वां पद ज्ञात कीजिए, इस चीज़ को देख सकते हैं। तो दिया है प्रथम पद a इक्वल टू 5, सर्वांतर d इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, सर्वांतर d इक्वल टू 5, पदों की संख्या n इक्वल टू 75 हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि nवां पद tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d के बेस हो जाएगा, तो t 75 के माध्यम से हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 75 माइनस 1 के बेसिस हो जाएगा इंटू 5। तो t 75 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 75 माइनस 1 इक्वल टू 74 हो जाएगा, तो 74 इंटू 5 के बेस हो जाएगा। तो t 75 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3 70 हो जाएगा। तो t 75 इक्वल टू 375 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास ये चीज़ हो सकता है श्रेणी 5 के बेस पे, एक 10 के बेस पे, एक 15 के बेस पे, एक 20 के बेस पे। इसका 75वां पद याद कीजिए, प्रथम पद a इक्वल टू 5, सर्वांतर d इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, सर्वांतर d इक्वल टू 5, पदों की संख्या n इक्वल टू 75। चूँकि हम जानते हैं कि nवां पद tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो t 75 इक्वल टू 5 प्लस 75 माइनस 1 इंटू 5 के बेस हो जाएगा। तो t 75 इक्वल टू 5 प्लस 74 इंटू 5 के बेस हो जाएगा। t 75 इक्वल टू 5 इंटू 370 के बेस हो जाएगा। तो t 75 इक्वल टू 375 के बेस हो जाएगी, आप लोगों के पास आंसर हो जाएगा। तो जब इस श्रेणी के माध्यम से देखेंगे तो प्रथम पद के माध्यम से ये रहेगा और श्रेणी के माध्यम से ये रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पर n पदों का योगफल के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। n पदों का जो योगफल होता है, n पदों का योगफल n/2 a प्लस l होता है, जहाँ पर n पदों की संख्या a प्रथम पद, l अंतिम पद, ये होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है। तो जब भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इस क्वेश्चन के माध्यम से देखिएगा कि ये दोनों किसके माध्यम से हो जाएगा और किस किस के बेसिस के अनुसार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। तो इन पदों का योगफल के माध्यम से हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग इस सूत्र को याद रखिएगा। सूत्र क्या बोलता है भाई, n/2 a प्लस l, जहाँ पर n क्या है पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा जाता है कि n किसको शो करता है, तो पदों की संख्या को। a किसको शो करता है भाई, तो प्रथम पद को। l किसको शो करता है भाई, तो अंतिम पद को। ठीक है। ये सारे चीज़ को आप लोगों के पास 1 बाय 1 करके क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन के बेस पे कि किसी समानता श्रेणी का nवां पद इतना दिया गया है। तो दिया है हमारे पास दिया है समानता श्रेणी का समानता श्रेणी का nवां पद 6n प्लस 1 है। ठीक है, इतना दिया गया है। सीधा करेंगे उस श्रेणी के पी पदों का योगफल इतना हो जाएगा। ठीक है। तो nवां पद ये है। ठीक है, समानता श्रेणी का। तो चूँकि tn के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, tn इक्वल टू हो जाएगा 6n प्लस 1, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं n इक्वल टू 1 2 3 के बेस पे रखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t1 के बेस पे रखेंगे तो 6 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा। t1 के बेस पे हम लोग रखेंगे तो tn के बेस पे। ठीक है। और दूसरा t2 के बेस पे रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। 12 प्लस 1 इक्वल टू
13 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से रखेंगे तो 7 के बेस पे हो जाएगा, या आप लोग 13 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को रख सकते हैं, और 3 के बेस पे रखेंगे तो 3 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को रख सकते हैं भाई 3 क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पर T3 के माध्यम से रखेंगे तो 6 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 1 इक्वल टू 19 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो ये आप लोगों का 19 के बेसिस पे हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे, सूत्र के माध्यम से देखते हैं तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी के बेसिस पे होता है। तो उसी क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर श्रेणी का एनवा पद 6n प्लस 1 के बेस पे, Tn इक्वल 6s प्लस 1 के बेस पे। अब उस श्रेणी का पी पदों का योग के बेस पे ज्ञात करते हैं। चूँकि n पदों का योग योग होता है n/2 a प्लस l, अंतिम पद के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो n पदों का योग, तो यहाँ पर p पदों का योग के बेस पे देखते हैं, p पदों का योग के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, p पदों का योग के बेस में देखेंगे तो p/2 हो जाएगा, और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 7 हो जाएगा। और l के लिए देखेंगे तो l के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, l के माध्यम से देखेंगे तो 7p, तो 6n प्लस 1 के बेस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 6p प्लस 1 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। क्लियर। इस माध्यम से देखेंगे तो क्योंकि p के माध्यम से रखेंगे तो n की जगह में क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। क्लियर। तो जब भी आप लोग इस चीज़ को देखिएगा तो प्रथम पद के बेस पे आता है, और प्रथम पद अंतिम पद के माध्यम से भी आता है। ठीक है, तो प्रथम पद को a के माध्यम से दर्शाते हैं, अंतिम पद को l के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n प्लस 1 है, तो सीधे कीजिए उस श्रेणी के p पदों का योगफल इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, p/2 हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं 7 प्लस 8 हो जाएगा, 8 प्लस 6 p के बेसिस पे हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो यहाँ से p/2 के माध्यम से होता है, यहाँ पर 2 को मैं निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3p बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस कंटेंट के माध्यम से अब लोग लिखाएंगे तो ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो p पदों के योगफल के बेस पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद 6n प्लस 1 है, 6n प्लस क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि tn है, तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को tp के माध्यम से लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6p प्लस 1 होगा ना। यहाँ पर ये चीज़ को देखिए, मान लेते हैं कि आप लोग का समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो इसी कंटेंट के अनुसार से देखिए यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी के बेस पे किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n प्लस 1 है, तो सीधा कीजिए कि उस श्रेणी के p पदों का योग 3p स्क्वायर प्लस 4p के माध्यम से होगा। तो समांतर श्रेणी का nवां पद 6n प्लस 1 के बेस हो जाएगा, तो tn इक्वल टू हो जाएगा 6n प्लस 1 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद 6n प्लस 1 के बेस पे हो जाएगा, तो tn इक्वल टू हो जाएगा 6n प्लस 1 समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा, और n इक्वल टू 1 2 3 tp इक्वल टू 6p प्लस 1 के बेसिस हो जाएगी, आप लोगों का समीकरण नंबर 2 के बेसिस हो जाएगा। तो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n प्लस 1 है, तो सीधा कीजिए कि उस श्रेणी के p पदों का योग 3p स्क्वायर प्लस 4p के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा, 4p के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर tn इक्वल टू 6n प्लस 1 समीकरण नंबर 1 है, n इक्वल टू 1 2 3 tp इक्वल टू 6p प्लस 1 समीकरण नंबर 2, t1 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, t2 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 हो जाएगा, t3 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू एड n प्लस 1 इक्वल टू 19 के बेस हो जाएगा। चूंकि n पदों का योग n/2 a प्लस l, n पदों का p पदों का योग इक्वल टू p/2 7 प्लस 6p प्लस 1 हो जाएगा, p/2 8 प्लस 6p p/2 इंटू 2 के बेस हो जाएगा, तो 4 प्लस 3p के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से कटेगा, यहाँ पर p आ जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस 3p आ जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो p का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, देन 4p हो जाएगा प्लस 3p का स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्रम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p का स्क्वायर प्लस 4p, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था।
यही हमको क्या करना था भाई, सिद्ध करना था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाएंगे भाई हमारे पास, ये दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे आ जाएंगे। क्लियर। तो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+1 है, सिद्ध करें कि उस श्रेणी के p पदों का योग 3p² + 4p के माध्यम से है। तो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+1 है, तो सिद्ध कीजिए कि उस श्रेणी के p पदों का योग 3p² + 4p हो जाएगा। तो चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+1 है, tn = 6n+1 समीकरण नंबर 1 के बेस होता है, n = 1 रखते हैं तो आप लोग पास ये आता है 2 रखा जाता है, फिर 3 रखा जाता है, फिर p रखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सर्वांतर के बेस में देखते हैं तो सर्वांतर में बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या को घटाया जाता है। मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद या चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद के माध्यम से, तो उसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए। तो समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+1 के बेस पे है, तो tn = 6n+1 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और tp = 6p, क्योंकि n की जगह में p रखते हैं तो tp = 6p+1 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। t1 = 6 × 1 + 1, 6 + 1 = 7, t2 = 6 × 2 = 12 + 1 13, t3 = 6 3 = 8n + 1 19 के बेस हो जाएगा। तो n पदों का योग का सूत्र होता है n/2 a + l। तो p पदों का योग कितना हो जाएगा, p/2, a का वैल्यू है 7, l का वैल्यू अंतिम पद क्या है वहाँ पर दिया गया है 6p+1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सूत्र होता है ना tn = l यहाँ पर होता है a + n-1d, ये सूत्र होता है ना। तो इसी सूत्र के माध्यम से हमारे पास होता है, क्योंकि nवां पद भी t के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ आएंगे जो कि समांतर श्रेणी से क्या रहेगा, रिलेटेड रहेगा। तो किसी समांतर श्रेणी के बेस पे आप लोग के पास क्वेश्चन आएगा कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+1 है, तो सिद्ध कीजिए कि उस श्रेणी के पदों का p पदों का योग 3p² + 4p के माध्यम से होता है। तो इस चीज़ को आप लोग समांतर श्रेणी के nवां पद 6n+1 और tn = 6n+1, tp = 6p+1 के बेस पे आप लोग n पदों का योग n/2 a + l और p पदों का योग p/2 7 + 6p+1 के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं इस समांतर श्रेणी के माध्यम से, बाकी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं।